बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज ना तो कोई बड़ा ऐलान हुआ, ना ही कोई बड़ा फैसला किया गया, कोई आर या फिर पार भी नहीं हुआ। मीनार पाकिस्तान पर अपोजिशन की जानिब से रिवायती तकरीरों के साथ जलसा खत्म हो गया। मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजने की सियासत करने वाले अपनी ही सियासत को अगले साल यानी कि 2021 पर ले गए हैं। जिस मकसद को हासिल करने के लिए अपोजिशन खुद भी निकली, अवाम को सड़कों पर निकाला और जिस मकसद के लिए पीडीएम के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया, क्या आज के इस जलसे के बाद वो मकसद हासिल हो सका? हारून साहब के साथ इस पूरे प्रोग्राम मुकाबिल में जब डिबेट होगी तो आज के इस मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में जो मुतनाज़े तकरीरें हुई, मुतनाज़े जुमले बोले गए, इसके ऊपर भी हारून साहब से तफसील के साथ बात करूंगी। हारून साहब, तकरीरों के ऊपर और मुतनाज़े जुमलों के ऊपर मैं तफसील से आप 1 बाय 1 मरहलावार इसके ऊपर बात करूंगी, मगर सबसे पहले तो जिस पावर शो का दावा किया जा रहा था कि बस ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, तो वो शो आज का फ्लॉप हुआ, कामयाब हुआ, मकसद हासिल हुआ या नहीं हुआ? बाबू, जो गालिब ने कहा था कि सुना था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। 4-5 घंटे तबीयत आज ख़राब थी, इसके बावजूद बड़े गौर से तकरीरें सुनी और हासिल कलाम कुछ भी नहीं। यानी ना तो वो तारीख दे सके मार्च की, यानी कम अज़ कम ये कहते कि भाई फरवरी में करेंगे, इस पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। जनवरी की रातें तो किसी को यहाँ इस्लामाबाद में कोई बसर नहीं कर सकता, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। मारगला पे बर्फ़ गिरती है पिछले कई बरस से और -3 तक टेम्परेचर जाता है ये जनवरी में। ये फरवरी में कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। मिड फरवरी में जाके मौसम ठीक होना शुरू होता है। और अगर जलसे में 20,000 से ज़्यादा आदमी नहीं आए, ये है असल फिगर, प्रॉपरली चेक। ज्यादा नहीं आए। देखिए, वो एक रिपोर्टर ने मैक्सिमम में हमेशा जब आप किसी पे तनकीद कर रहे हो तो उसको थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। 20,000 का वादा मौलाना ने किया था मरियम साहिबा से, तो उन्हें बताया गया था उनके खैर खाओं ने कि ये वादा जरूर 20,000 का कर रहे हैं, मगर ये लाएंगे थोड़े आदमी, और वो लाए काफी आदमी उनके नजर आ रहे थे। बाकी लाहौर वाले तो बिल्कुल ही नहीं निकले, हद ही हो गई। और सेंट्रल पंजाब से भी लोग आए और बसों में भर भर के, पैसे भी इससे ज्यादा तो कभी खर्च नहीं किए होंगे। अच्छा। और घर घर गए, वो इमरान खान तो घर घर नहीं गया। देखिए, इसका 30 अक्टूबर से बार बार वो मुआवजा कर रहे थे। वो जलसा किसने कराया था? कह रहे थे जलसा किसने कराया था? उसके ऊपर वो जलसा अल्लाह ने कराया था। लोगों के दिलों में उसके लिए रगबत डाल दी थी। और वो लोग आए थे, एवरीबॉडी नोज, वो लोग आए थे जो जलसों में जाते ही नहीं है। खातीन आई थी, मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की, बच्चों को साथ लेके आई थी। और आलम यह था कि उसकी ताब लाना मुश्किल था। लोग फरते जज्बात से रो रहे थे, उन्हें एक इनकलाब नजर आ रहा था। इनकलाब आया नहीं वैसे, वो तो ना भुट्टो साहब ने इनकलाब लाया, ना नवाज शरीफ साहब लाया, ना इमरान खान लाया। वो इसलिए कि किसी में फहम ही नहीं था। इनकलाब एक आदमी लाया था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो बात कह देता था उससे कभी मुनहरिफ नहीं होता था। जिसके किसी को आज के ज़माने में होता उसका एक क्लिप भी न चला सकते कभी, इसलिए कि उसको अल्लाह ने दानाई भी कमाल दर्जे की अता की थी, सूझबूझ भी कमाल दर्जे की थी, और सदाकत शारी में भी उसका कोई सानी नहीं था। बाकी तो ये सब इस तरह की बातें करते हैं, मगर वो बड़ा और इतना बड़ा, उसका 1/3 था ये। देखिए, उसमें जो लोग खिलाफ थे इमरान खान के, यानी इस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने भी तस्लीम किया कि 66,000 आदमी हैं कम अज कम। ठीक। और वो आपको पता गिनती करते हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इनके पास अदारे हैं, ये गिनती करते हैं। मिनिमम 66,000 का फिगर था। ये खान और साहब अब जो सरकारी अदारे जो कह रहे हैं, आप जी 30 अक्टूबर, वो तो कभी हम भूल ही नहीं सकते। लोग फरते जज्बात से रो रहे थे कि एक तब्दीली आ रही है। इमरान खान साहब को तो इदराक नहीं था कि जो कुछ वो कह रहे हैं इस पे अमल पैरा नहीं हो सकेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की, बाद में उसके लिए वो कैडर तैयार नहीं किया। मैं आपको एक वाकया बताता हूं जी। सर्दियों की बारिश, यानी हल्की सर्दियां थी, मगर बारिश हो जाए तो पिंडी में सर्दी बहुत हो जाती है तेज। काजी हुसैन अहमद को खिताब करना था और इमरान खान को और कुछ और अपोजिशन लीडरों को, एक ढीला ढाला सा इत्तेहाद बन रहा था। तो वो 5-6 हजार आदमी लियाकत बाग में बैठे हुए और बारिश उनके सरों पे बरस रही थी।
तो इमरान खान ने मुझसे कहा कि काश मेरे पास ऐसे लोग होते। मैंने कहा ऐसे लोग यूं ही नहीं मिल जाते, ये बाजार में नहीं बिकते। ये एक आदमी की निस्फ सदी की कमाई है, यानी सैयद अबुल आला मौदूदी की। आपने देखा था कि कैसे उमट के आए खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के जनाजे में, कैसे लोग उमट के आए। और मैं फिर कहता हूं जो बात मैंने उस दिन कही थी, मैं उस पर कायम हूं। वो कोई ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, ख्वाजा मेहर अली शाह नहीं थे, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे, वो अजीम अकाबर में से नहीं थे। लेकिन चूंकि नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहुलैहि वसल्लम का लेते थे, उसके ऊपर तो कोई भी जान का नाम ले कोई, तो उससे लोग मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक। और अच्छे ये जो लोग इन लोगों ने जो कुछ कहा, अब वो बारी बारी आप डिस्कस कर लें। अगर आप तो तादाद कम, एक वो जोशो जज्बा नहीं था, एक वो जोशो जज्बा था ही नहीं, वो कमिटमेंट नजर नहीं आई, लीडरों के चेहरों पर उसका तासुर था। फिर जो तकरीरें की गई, हर एक ने अपने आबा अजदाद को खराज तहसीन पेश किया और अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। भाई आप एजेंडे पे बात करें, आप कैसे लोग हैं? ठीक, आप एजेंडे पे बात चले। हारून साहब जिस एजेंडे पे वो जिस एजेंडे पे हारून साहब बात कर रहे थे, अपने देखने वालों को वो भी बता देते हैं। लेकिन जहां तक इस तहरीक का मकसद है, इस जलसे का था, मरियम साहिबा घर घर गई थी, कोने कोने गई थी लाहौर के कि इस जलसे को कामयाब किया जाए। जोशे खताबत तो ऐसा था हारून साहब कि मेरे प्रोड्यूसर साहब आपको अगर महमूद अचकज़ई साहब का वो छोटा सा क्लिप दें कि उनका जोशे खिताबत क्या था और कैसा था, उसका मतन क्या था, उसके ऊपर वापस आके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी प्रोड्यूसर साहब। जब इस खित्ते पे अंग्रेज बहादुर की बादशाही थी, कोई बुरा न माने, हम किसी को ताना देने नहीं आए। हमने अपनी बसात के मुताबिक साम्राज्य का मुकाबला किया, लेकिन हमें गिला है, थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का। लाहौर वालों, मैं माफी चाहता हूँ, लाहौर ने नया आईन बनने नहीं दिया। फिर बंगाल की अक्सरियत को कम करने के लिए 1 यूनिट का ड्रामा रचाया गया। ना बाबा, ये चालाकियां नहीं चलेगी। ये क्या हारून साहब, अचकज़ई साहब खड़े हैं लाहौर के अंदर, ताने भी दी जा रहे हैं, माफी भी मांगे जा रहे हैं, सीधा सीधा साम्राज्य का साथी। नहीं, इस बेचारी की एक तो कॉमन सेंस बहुत कम है, दूसरा ये पढ़ा लिखा नहीं है और ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, इसको ये नहीं पता। पहली बात तो ये है कि बलोच सरदारों ने संडेमन की, जिसके नाम पे वो शहर भी है, बग्गी खींची थी। पंजाब में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। पंजाब ने अंग्रेज़ों को इसलिए कबूल किया, इसको पता ही नहीं है, फहम नहीं है ना तारीख़ का, तारीख़ पढ़नी और समझनी पड़ती है कि यहाँ उससे पहले सिखों की हुकूमत थी। और सिखों की हुकूमत कैसी हो सकती है? बादशाही मस्जिद में उन्होंने गधे बांध दिए थे, घोड़े बांध दिए थे, तो क्या उसको कबूल करते? तो सारा हिंदुस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका था पूरा, और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा भी सरेंडर कर चुका था। और रंजीत सिंह ने पश्तूनों पे हुकूमत की। मतलब ये बदकिस्मती, पश्तून एक नहायत मुअज़्ज़ज़ कौम है और बड़ी बहादुर कौम है, लेकिन उन पे हुकूमत की। अप टिल काबुल तो उसने हुकूमत की। तो उस क्राइसिस में जब तवाइफुल मलूकी थी, अनारकी थी, जिसकी आज मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी भी दी कि हम अनारकी फैला देंगे। तो वही मैंने आपको पिछली दफा भी सुनाया था ना, चोर उचक्के सिख मरहट्टे शाहो गदा सब कहाँ हैं। एक अफरा तफरी और खाना जंगी का आलम था, जिसमें कुछ अरसा रंजीत सिंह ने हुकूमत की। उसके बाद अंग्रेज आए तो ठहराव आ गया। पाकिस्तान तो बन ही नहीं सकता था पंजाब के बगैर। जिस दिन पंजाब ने फैसला कर लिया उस दिन पाकिस्तान बन गया। ये बात दुरुस्त है कि बंगाल में बनी मुस्लिम लीग, ये बात दुरुस्त है कि सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर की सबसे पहले इसके हक में, लेकिन बलूचिस्तान तो नहीं गया सारा उसके साथ। कुछ लोग गए बलूचिस्तान में, तो आखिरी वक्त तक मैं नाम लेके बता सकता हूं, इनके वालिद गिरामी को बलूचिस्तान का गांधी कहा जाता था, अब्दुल समद अचकज़ई को। तो गांधी किस लिए कहा जाता था? वो तो पाकिस्तान बनने के हक में ही नहीं थे। ये अब भी कहते हैं खारदार तारे तोड़ देंगे, यानी अफगानिस्तान का हिस्सा बना देंगे उसको। कैसे बना देंगे? या तो बचगाना बातें हैं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं है, फहम नहीं है। फिर ये है कि पंजाब वो खित्ता अर्ज है, इसमें आप जनूबी पंजाब में खास तौर पर चले जाएं तो मेजॉरिटी बलोचों की है। ये जतोई और मजारी और लगारी और कितनी नस्लें हैं, गोपांग, ये सिंध सारा बलोचों से भरा हुआ है। जरदारी भी बलोच है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर बलोच है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? उस्मान बुज़दार, बलोच है। और कौमी असेंबली में सबसे बड़ी तादाद नस्ली एतबार से बलोचों की होती है। और पंजाब वो वाहिद जगह है जहां उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले,
अपना पश्तो बोले, किसी भी कौमियत के लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। और लाहौर शहर में पश्तून, इस अक्लमंद आदमी को पता नहीं है, लाहौर शहर में पश्तूनों की आबादी नहायत तेजी से बढ़ रही है, उनका कारोबार भी बढ़ रहा है, और इस पर किसी को ना एतराज है ना एतराज होना चाहिए। ठीक ठीक। हारून साहब, एक सवाल है, आपने कहा कि अचकज़ई साहब जो हैं इन्हें सियासत का, मान लिया इन्हें सियासत का इदराक नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, मगर पंडाल के या दूसरे जो स्टेज के लोग थे उन्हें तो इदराक है ना, सियासत वो तो जानते। कोई एक भी खड़ा होकर इस चीज की मजम्मत नहीं कर सका, किसी एक ने अचकज़ई साहब को नहीं रोका। हारून साहब नहीं, मजम्मत भी ना करता, बिल वास्ता ही तस्हीह कर देता। वो तो मरियम इस पोजीशन में थी कि इसकी तस्हीह कर देती। बिल्कुल। मगर ये तो बहुत ही सतही और उथले लोग साबित हुए। यानी पंजाब का इसमें गुनाह क्या है भाई? देखिए, हर कौम में, हर इलाके के लोगों में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। वो पश्तूनों में खामियां नहीं होती, सिंधियों में नहीं होती। और कैरेक्टर इंडिविजुअल का होता है, कौम का नहीं होता, शहर का नहीं होता, किसी लिसानी गिरोह का नहीं होता। एक खानदान में 5 आदमी होते हैं, 5 का मिजाज अलग है, किरदार अलग है। तो वो जनाब रसालत माब के जो चचा थे वो कौन थे? अबू जहल, अबू लहाब। तो क्या कुरैश जो थे वो खारजी ये इस तरह के इस्तदलाल किया करते थे। वो हजरत अली ने भेजा जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद को खारजियों से बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ो, अब्दुल्ला बिन मसूद हालांकि नहायत ही मोहतरम तरीन शख्सियात में से एक थे, उन्होंने समझाया बुझाया। और जनाब अली करमुल्लाह वजह से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन था उस वक्त, जिस ज़माने में वो थे? न उनसे ज़्यादा कोई साहिब इल्म था, न साहिब फ़क्र था, और न साहिब अदल था कोई उनसे ज़्यादा, न साहिब इल्म था वैसा कोई। तो वो कहने लगे, वो एक खारजी ने दूसरे से कहा, छोड़ो इनको, कुरान में लिखा है कुरैश झगड़ालू हैं। अरे भाई, कौन से कुरैश है? अबू लहब झगड़ालू था, शीबा झगड़ालू था, अबू जहल झगड़ालू था। कुरैश तो जनाब रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, और जनाब अबू बकर भी थे, और खुद जनाब अली करमुल्लाह वजह थे। तो वो झगड़ालू थोड़ी थे, वो तो माफ़ कर देने वाले थे। वो तो कुरान कहता है कि इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये सेंसिबल आदमी की निशानी होती है, गैर ज़रूरी बहस में नहीं पड़ता। फिर कुरान कहता है ताना जन नहीं होता, ताने नहीं। ये तानाजनी, इन्होंने कराची वालों पे तानाजनी की कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान नहीं है। भाई उर्दू नहीं है तो और कौन सी कौमी ज़बान है? बलोची तो नहीं हो सकती। यानी बलोची अदब में बड़े बड़े शाहपारे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। क्या ख्याल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, पंजाबी नहीं हो सकती। मेंगल साहब के बारे में क्या ख्याल है? मेंगल साहब जो है ना जी, उन्होंने की मेंगल साहब जो थे ना, वो हसद का शिकार थे। मतलब उनके 5, अगर पंजाब में 5 दरिया बहते हैं तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? उसके बेशुमार बलोच बेनिफिशियरी हैं। यहां आके बलोच कबाइल बसे हैं ना। मैं तो जिस शहर में रहता, पैदा ज्यादा वक्त गुजारा रही में अरखा में, वहां तो सारे ही बलोच कबाइल हैं। इर्द गिर्द देहात के इर्द गिर्द शहर में भी हैं, मगर शहर के इर्द गिर्द तो बलोच कबाइल ही हैं। इन पानियों से जो गंदम उगती है, जो कपास उगती है, जो और चीजें पैदा होती हैं, वही बलोचिस्तान भेजी जाती है या सिंध से भेजी जाती हैं। तो भाई किसी खित्ते को अल्लाह ने कुछ दिया, उनको मादनियात दी, रह गया गवादर। उन्होंने कहा ये मुझे मिट्टी से बड़ी, मिट्टी से किसी को कोई मोहब्बत नहीं होती। एक आला मकसद होता है जिंदगी में। ये शायरों की सी और बच्चों की सी बातें हैं और जज्बात को एक्सप्लॉइट करने वाले। गवादर तो हमने मस्कत से खरीदा था, इन्होंने तो दे दिया था मस्कत के हुक्मरानों को, हमने उनसे खरीदा। और एक पंजाबी वजीर आजम था जिसने खरीदा था। और पंजाबी और सिंधी और बलोच का क्या सवाल है? बलोचों में बड़े बड़े आलिशान लोग पैदा हुए हैं, पश्तूनों में हुए हैं, सिंधियों में हुए हैं। और इसलिए यानी एक एतबार से तो कायद आज़म भी सिंधी थे। उनके वाले तो बड़ी ताकीद करते थे कि कराची में प्रैक्टिस करो। वो मुनासिब नहीं समझते थे उसको, वो एक आज़ाद राय रखने वाले आदमी थे। तो ये जो इस तरह की बहसें छेड़ना है तो इंतशार पैदा किया ना उससे। अच्छा, इंतशार, और अहले लाहौर इस बात को कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हारून साहब, इंतशार की आपने बात की है, आज के फितना पैदा किया ना। आज के इस जलसे में इदारों एक लिहाज से तो अच्छा है कि हर सूबे के लोग आए, अपनी भड़ास निकालें, अपनी बात करें, ये जमहूरियत की खूबी है। लेकिन एक दूसरे पे तानाजनी, पहले इन्होंने कराची वालों पे तानाजनी की कि उर्दू कौमी जुबान नहीं हो सकती। उर्दू नहीं होगी तो क्या लातीनी होगी, यूनानी होगी, कौन सी होगी? हर इलाके की एक जुबान होती है, हर जमाने की भी एक जुबान होती है। एक जमाने की जुबान यूनानी थी, एक जमाने की जुबान रोमन थी, एक जमाने की जुबान अरबी थी, एक जमाने की जुबान फारसी थी। फारसी ने एक जमाने में सारी दुनिया पे गलबा पा लिया था, बंगाल से लेकर सेंट्रल एशिया तक।
पूरे इलाके में। अकबर के दरबार में इस पर बहस होती रही कि ये फारसी कम लोग जानते हैं, मगर ये इल्म था ही सारा फारसी में। फिर उर्दू ज़बान नेचुरली इमर्ज हुई है, वो किसी ने को मुसल्लत थोड़ी कर दिया। मतलब मैं पंजाबी हूँ मगर मैं उर्दू में सोचता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, इसलिए कि इल्म तो सारा उर्दू में है, इतना फारसी में भी नहीं है। ठीक, यानी दीनी इल्म खास तौर पे इतना फारसी में भी नहीं है जितना उर्दू में है। उर्दू में है। चलिए, ये क्या तासुब है कि कोई उर्दू बोलता है या पंजाबी है या सिंधी है? चले, सिंधी पंजाबी की बहस हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के इस जलसे में, वैसे तो तमाम जलसों में, लेकिन आज के मीनार पाकिस्तान के इस जलसे में खास तौर पे इदारों को बड़ा तनकीद की गई है, बड़ी शदीद तनकीद की गई है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद इस तहरीक का मकसद अपोजिशन का किसी और तरफ निकला। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इन तकरीरों के ऊपर तफसील से बात करूंगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह से इदारों पर शदीद तनकीद की गई मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे पर, इसके साथ साथ पहले जब अचकज़ई साहब की हमने महमूद अचकज़ई साहब के साथ हवाला दिया इस प्रोग्राम में जोश खिताबत का, तो आज बाकी जितने भी लीडर हमें नजर आए स्टेज के ऊपर वो भी सारे बड़े पुरजोश थे। बिलावल भुट्टो साहब बड़े पुरजोश थे, बड़े पुरअज़्म थे। वो अपने इस जोश में क्या ऐलान करके गए हैं, वापस आके वो सुनवा के हारून साहब से इसके ऊपर बात करेंगे। जी प्रोड्यूसर साहब। सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, फोन कॉल करना बंद करें। हम सब एक होके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे। इसको भगा के फिर बात हो सकता है। हारून साहब, लॉन्ग मार्च का ऐलान करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कहते हैं कि इस वजीर आजम को हटा के फिर आपसे हम बात करें। बात करने के लिए तो वो फिर भी तैयार है, अभी भी तैयार है, बाद में भी तैयार है। फिर मसला किस चीज का है? नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। जरा एक मैसेज आया, वो जरा सुन ले। जी जी। अचकज़ई कबीले के सरबराह, ये बड़े एक ऐसे आदमी ने भेजा है कि जो तारीख़ का बड़ा तालिब इल्म है और बलूचिस्तान पे जिसकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। अचकज़ई कबीले के सरबराह हाजी सरबुलंद खां को अंग्रेज़ सरकार ने 1880 में 300 रुपये माहाना अलाउंस पर लेवीज़ में भर्ती किया था। 1883 में उसके बांदे अब्दुल मजीद खां को उसकी जगह लगाया। उन्हें सदबाशी कहा जाता था, यानी उनके साथ 100 अचकज़ई अंग्रेज़ लेवीज़ में अफ़गानों के ख़िलाफ़ लड़ते थे। ये अचकज़ई साहब का मामला है। ईरानी इंटेलिजेंस के साथ इनका ताल्लुकात हैं, उसका वज़ारत दाखिला के पास तहरीरी सबूत मौजूद हैं। अफ़गान इंटेलिजेंस के लोगों के साथ इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अब जो बात आपने की है ना मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात तो करने ही पड़ेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं करने हैं तो क्या मतलब ये है कि वो इनको बुला लें, जब ये इस्लामाबाद पहुँचे क्या कहें आपका हुकूमत बना लें? किस तरह? वो तो देखिए, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि कोई 1-2 लाख आदमियों को ले जाएं। इमरान खान जितने आदमियों को ले गया था वो भी कामयाब नहीं हुआ था। वो इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद उतने भी नहीं ले जा सकते। खान साहब को घर भेजने के बाद आमादगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए जी, 2002 के बाद 2002 में एक हुकूमत बनी जो 2007 तक जिसने हुकूमत की, फिर नहीं 2008 में इलेक्शन हुए, फिर उसने 5 साल हुकूमत की, फिर 5 साल हुकूमत की। 3 हुकूमतें गुजर चुकी हैं। अब ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए। लोग नहीं चाहते। लोग क्या चाहते हैं? लोग माशी तरक्की चाहते हैं, लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग तालीम चाहते हैं, लोग अमन व अमान चाहते हैं, लोग अच्छे सिविल अदारे चाहते हैं, अच्छी अदलिया चाहते हैं। उसके लिए प्रेशर डालें ना। लोग ये रोज़ रोज़ की तब्दीलियाँ नहीं चाहते। इसलिए कि जब ये 90s के अशरे में हो रहा था, जिसको लास्ट डिकेड कहा जाता है, ज़ाया शुदा अशरा, ठीक, तो उसमें तो माशी तरक्की का जो भी इम्कान है वो ख़त्म हो जाता है। माशी तरक्की तो हुई पहले चंद वर्षों में पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई अयूब खान के ज़माने में, फिर माशी तरक्की हुई ज़िया-उल-हक के ज़माने में, फिर मुशर्रफ के ज़माने में। और जिस टीवी पे ये तकरीर इनकी सुनाई जा रही थी चैनल्स पे, वो एक फ़ौजी हुक्मरान ने दिए थे। भुट्टो साहब के ज़माने में तो अयूब खान के मरने की खबर नशर नहीं हो सकी थी। अयूब खान जो मुल्क का सरबराह रहा था, जिसकी तस्वीरें ट्रकों के पीछे नजर आती हैं, जिसने ये डैम बनाए थे जिनकी वजह से आज
खाने के लिए हमें गंदम मुयस्सर है हमारी तमाम हवाक़तों के बावजूद, और जिसने वो सनत कारखाने लगाए थे जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ज़र मुबादला की आमदन है, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कर्ज लिए। जब अयूब खान गया, आपको पता पाकिस्तान पे कोई कर्ज नहीं था, यानी मेरा ख्याल होगा 100-150 मिलियन डॉलर का। अच्छा। राजा भुट्टो साहब भी नहीं कोई कर्ज छोड़ गए थे, $1 बिलियन था जो निस्बतन ज्यादा था। कर्ज तो उसके बाद तो फिर और जावलक के जमाने में जो कर्ज लिया गया उसके नतीजे में गुर्बत खत्म हुई। वो आपको पता कितने % पे कर्ज मिलता था? 1% पे, और डोनेशंस मिलती थी। यानी पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क था, उसके बाद तो कमजोर होता गया, बसलसल कमजोर होता गया। भाई जो आज़ादी है वो मौलाना अपनी आज़ादी मार्च का बड़ा हवाला दे रहे थे। आज़ादी का लाजमी तकाजा डिसिप्लिन है। ठीक, अगर डिसिप्लिन ना हो, ये जिस दफ्तर में मैं और आप काम करते हैं इसमें एक डिसिप्लिन है ना, तो अनारकी तो नहीं हो सकती, जिसकी वो धमकी दे रहे थे कि अनारकी हो जाएगी, फौज हमारी बात माने। भाई तुम्हारी बात क्यों माने? भाई आपका मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो जरा इनका क्लिप तो निकालें, वो मेरे पास है हारून साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए प्रोड्यूसर साहब, अब हारून साहब। अच्छा, वो आप अजीत दोवल से मिले आप असद मदनी के साथ, और असद मदनी वो आदमी है जिसने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का बेटा, जिसने कहा 65 की वार में कि पाकिस्तानी फौज डैश फलां की मौत मर रहे हैं। इतना गंदा लफ्ज है कि मैं बोल नहीं सकता। शोहदा के बारे में ये बात कही आलम दीन होने के बावजूद। और अजीत दोवल से आप मिले, उसकी तस्वीर मौजूद है, और आपने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह कहा, सारे इंडियन अखबारों में छपा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के सियासतदान एक मेज के गिर्द जमा होकर कन्फेडरेशन बना सकते हैं। उस पर मुनव्वर हसन साहब ने एहतजाज किया बड़ा शदीद। उसी पे ब्रीफिंग दी मुशर्रफ ने अपनी काबीना को कि इन्होंने इंडिया से पैसे लिए हैं। और आपके वालिद ग्रामी ने इरशाद फरमाया था, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी मरहूम डंडा लेके उनके पीछे दौड़े कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे, और आप कह रहे हैं यहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। मैं सुना दूं हारून साहब, माजरत के साथ, कता कलामी की माजरत हारून साहब, मैं जरा देखने वालों को सुना देती हूँ, जहां तक सामीन का ताल्लुक है वो भी सुनाएंगे, मगर जिस बात की तरफ हारून साहब इशारा कर रहे हैं, और आज मौलाना साहब ने जो स्टेज पे खड़े होकर बात की कि उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करने वाली हमें कौम बनना है, जरा पहले उनका क्लिप सुन ले, वापस आके हारून साहब से उनकी डिटेल्स लेते हैं। इसी मीनार पाकिस्तान के मुकद्दस मकाम पर करारदाद पास की गई थी, एक ऐसे मुमलकत के तस्वुर के साथ थी कि एक ताकतवर इस्लामी मुल्क जो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करता नजर आए। देखिए ये आलम दीन होने के दावेदार हैं, और इनके एक आदमी ने एक दफ़ा मुझसे कहा कि ये इस दौर के इब्न तैमिया है। इब्न तैमिया का तो मामला ये था, बाकी तो छोड़ ही दें, इमाम उन्हें कहा जाता था कि उस दौर का जो सबसे बड़ा जुबानदान था, सबसे बड़ा, यानी समझिए उस दौर का अल्लामा इकबाल था या असदुल्लाह गालिब था, उसकी 18 गलतियां जुबान की उन्होंने निकाल दी थी। और उनकी इतनी हैबत थी और जहाद किया उन्होंने तातारियों के खिलाफ कि रुकनुद्दीन बैबरस जो बादशाह था और बड़े बादशाहों में से एक था, उनसे डरता था, उन्हें जेल में डाल दिया। इन्हें ये मालूम नहीं है कि सादक और अमीन सवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ इंसानी में कभी किसी का लक़ब रहा नहीं। एक लक़ब अल्लाह ने उन्हें दिया, 2 नाम अपने दिए, रऊफ़ुर रहीम और सिराजुम मुनीरा कहा उन्हें, दमकता हुआ सूरज है जी, और कहा अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर दरूद भेजते हैं। सादक और अमीन तो ये जहालत की बात है, बारहा हम पॉइंट आउट कर चुके हैं। ये कहते हैं जी पार्लियामेंट को सावरन बनाएंगे, ये पार्लियामेंट जो है ये फैसले करेगी जिसके लोगों को ये फहम नहीं है कि सवाए जनाब रिसालत में आपके कभी किसी को नहीं कहा गया सादक और अमीन। और ये कह रहे मैं सादक और अमीन, आपका कोई जरिया आमदन नहीं है, आपके पास ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? आपके पास इतनी दौलत के अंबार हैं, और आप इसका जवाब देना कि शोरकोट में आपका घर है या नहीं है, और इस्लामाबाद में है या नहीं है, और घर में है या नहीं है। आपके वालिद की तो कोई जायदाद नहीं थी, आप ये खुद कहते हैं कि वो कर्ज छोड़कर मरे थे, आपके पास ये पैसा आया कहां से है? इसका जवाब तो दें। ठीक है। और सादक और अमीन इतना बड़ा दावा, ये दावा तो आलम इस्लाम की तारीख में कभी किसी आलम दीन ने नहीं किया, ना कोई करता है, कोई दाना आदमी तो ये दावा नहीं करता। ठीक है, चलिए हारून साहब, बैक टू बिलावल वंस अगेन। आपने कहा कि बात माननी पड़ेगी, क्यों माननी पड़ेगी? वो कहते हैं हमारी बात हर सूरत माननी पड़ेगी क्योंकि हम तमाम कश्तियां जलाकर इस मैदान में उतरे हैं।
ये कश्तियां तो जला दी मगर इनमें कोई तारक बिन ज़ियाद तो नहीं है। देखिए इमरान खान जो है वो खड़ा रहा था, इमरान खान ने 1000 गलतियां की, हम गिनवाते रहते हैं। उसने कोई तैयारी नहीं की, उसको फहम नहीं था, उसमें मर्दम शनासी नहीं है, वो ऐसी बातें कह देता है जिसकी बाद में खुद से शर्मिंदगी होती है, तरदीद करनी पड़ती है, वो हम गिनाते रहते हैं। लेकिन वो तो डट के खड़ा रहा था। और आप तो हुकूमत के बगैर चंद महीने गुजारना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दौलत आपके पास भी नाजायज है, नवाज शरीफ के खानदान के हर शख्स के पास नाजायज है, शहबाज शरीफ के खानदान के हर शख्स के पास नाजायज है, यानी टीटीज हैं, और इसी यही जरदारी साहब का है, उनकी तो आप कभी मजम्मत नहीं करते बददियानतों की। आप चलिए आप मान लिया कि आप सच्चे हैं, सादिक और अमीन तो खैर नहीं, आप सच्चे ईमानदार हैं। तो जो बदतरीन बददियानत लोग हैं जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है और नोच नोच कर खाया है, उनके साथ आप हमेशा उनके हलीफ होते हैं। अच्छा, फिर ये कहा, फिर आप गौर कीजिए कितने अहम एस्पेक्ट हैं इसमें। इसराइल का किसी ने जिक्र नहीं किया कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। फ्रांस का नहीं किया। तो भाई इतना बड़ा मसला है आलम इस्लाम की क़यादत के बाद, फ्रांस का जिक्र नहीं किया, उसकी मजम्मत नहीं की। कश्मीर के बारे में अगर कहा तो ये कहा कि इमरान खान ने सौदा कर लिया। इमरान खान ने क्या सौदा कर लिया? इमरान खान पे जो एतराज है दुरुस्त वो ये है कि भरपूर मुहिम नहीं चलाई, इस्टेब्लिशमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, भरपूर इससे बहुत भरपूर मुहिम चलानी चाहिए थी, बहुत ताखीर किया, अब आके डोजियर निकाला, ये पहले निकालना चाहिए था, और खुशफहमी थी कि वो मुज़ाकरात हो जाएंगे। तो आप तो 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आप एक कारनामा अपना बता दें आपने क्या। नवाबजादा नसरुल्लाह खान रहे, किसी वक्त बात करेंगे तफसील से, तो उन्होंने कितना बेपनाह काम किया और तमाम पार्टियों को साथ लेके चले। आपने तो सिर्फ दौरे किए, और इनके लतीफ़े होते, जब यहाँ आते थे तो साथ रिपोर्ट आती थी तो लतीफ़े सुनाए जाते थे कि वियना में एक शीशे की बग्गी पर बैठ गए और वो गिर गई। वैसे तो खुदा का शुक्र है कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना पाकिस्तान को तो 2-4 मिलियन डॉलर ही देने पड़ते। मौलाना साहब तो हारून साहब कश्मीर पे ये भी बात कर रहे हैं कि हम उन खवातीन की वहां पे जो अस्मत दरी होती है उसके ऊपर मुल्क के अंदर सियासत करते हैं, वहां जुल्म होता है, हम सियासत यहाँ करते हैं। फिर मौलाना साहब जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, इन्होंने भी तो सियासत की, इन्होंने क्या किया ना उस पे? नहीं, इन्होंने, इमरान खान ने तो कश्मीर पे कोई सियासत की ही नहीं। उसने तो कश्मीर का इशू रेज किया जब वो हुकूमत में आया है। उससे पहले तो सरसरी उसने 1-2 मौके पे कहा कि इतना जुल्म हो रहा है तो जाहिर है उसकी मजम्मत तो मैं करूंगा, इसके सिवा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कश्मीर और इंडिया के बारे में, वो हुकूमत में आने के बाद क्लियर हुआ। सियासत तो इन्होंने की, ये बने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, और खिदमत खुदा को जान देनी अगर किसी ने की तो जमात इस्लामी ने की बतौर पार्टी के। महाजरों को संभाला, उनके लोग वहां लड़े, ये देखो दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था ये दूसरी बात। हाफिज सईद के लोग लड़े, तो जमात इस्लामी के तो सैकड़ों आदमी वहां कत्ल हुए। आपने कश्मीर के लिए क्या किया? इनफैक्ट कश्मीर के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। ज़िया-उल हक ने एक हिकमत अमली तय की थी, जनरल हमीद गुल ने कुछ काम किया था, बाद में हमारे अदारों ने भी कुछ काम किया, फिर दुनिया के हालात बदल गए, हम उनकी ज्यादा मदद करने के काबिल रहे नहीं। ठीक। लेकिन कश्मीर के लिए बात की तो कायदे आज़म ने की थी, उसके लिए इकबाल रोए थे, उसके लिए पाकिस्तानी नौजवान अपने तौर पे जाके लड़े, बेताब होकर बाद लोग चले गए। एक नौजवान को मैं जानता हूं जिसने पूरे ये जो ज़िला लगता है क्या इसका नाम है, जंगल है जिसको काला जंगल कहते हैं, पाकिस्तानी सरहद के साथ है, पूरे ज़िले पे कब्जा कर लिया था, पूरा एक दिन अपना कब्जा बरकरार रखा था। इनका तो ना को, ये तो इसका रोजनामा जंग में इंटरव्यू मौलाना का छपा हुआ है, वो प्रोड्यूस किया जाता है। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनने से चंद महीने पहले इन्होंने रोजनामा जंग के हफ्तावार मैगजीन में इंटरव्यू दिया, ये पता नहीं फ्राइडे का होता है संडे का, कि मैं उसको जहाद मानता ही नहीं हूं, जहाद सिर्फ अफगानिस्तान में हो रहा है। आपने क्या किया कश्मीर के लिए? एक देला चंदा कभी दिया है आपकी पार्टी के किसी आदमी ने? किसी एक महाजर बच्चे की मदद किया? जमात इस्लामी 12,000 कश्मीरी बच्चों की कफालत करती है, यतीम बच्चों की, और बहुत से महाजरों की, और उन्होंने सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया। चलिए वो एक अनपॉपुलर पार्टी हैं, वो नहीं समझ सके कौम के मिजाज को, सियासत उन्हें करने नहीं आते। आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है कश्मीर में, आप किस मुंह से कश्मीर का नाम लेते हैं? ब्रेक की तरफ आपने तो उसके, चूंकि उसकी वजीर की मराहत थी, आपने मकान ले लिया, वहां ठाठ से रहे और दुनिया भर की सैर की, और जो फायदे उठाते, लाखों रुपए के तो कहा जाता है लस्सी पी गए। लस्सी तो नहीं पीते होंगे मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या पी गए, कोई जूस पी गए, कोई बड़े महंगे जूस होते हैं, महंगे खाने होते हैं।
चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो क्लेम किया जा रहा था कि मीनार पाकिस्तान का जलसा हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा, क्या वाकई हुक्मरानों की नींदें उड़ी या नहीं उड़ी, और मरियम साहबा ने जो आज तकरीर किया उसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हुकूमत के खिलाफ ये जो तहरीक चलाई गई है, इसका मकसद और इसकी तनकीद किसी और तरफ अब निकलना शुरू हो गई है। एनआरओ का जो शोर मचा, एक तरफ एनआरओ हुकूमत कहती है हम नहीं देंगे, अपोजिशन समझती शायद अब वजीर आजम इमरान खान साहब एनआरओ उनसे मांग रहे हैं। आज मीनार पाकिस्तान जलसे के अंदर मरियम साहबा ने जो गुफ्तगू की, जो तकरीर की एनआरओ से मुतालिक, वो सुना के वापस आते हैं। अब नवाज शरीफ अवाम के वोटों पे डाका डाल के जाली हुकूमत बनाने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की छीनने वालों को एनआरओ नहीं देगा। हारून साहब, नवाज शरीफ साहब किस हैसियत में एनआरओ देंगे या नहीं देंगे, ये किस चीज़ के ऐलानात हो रहे हैं? नहीं, वो नवाज शरीफ आप ये लिख रखे हैं तो ये आम आदमी का अंदाज़ा ही, कभी पंजाब में धान और गेहूं के खेतों का नज़ारा भी नहीं कर सकेंगे वो और उनकी औलाद। ये खुद जाना चाहती थी, सारा तसादम यहाँ से शुरू हुआ कि वहाँ जाना चाहती थी जायदाद के बंटवारे के लिए। अब नवाज शरीफ साहब का आलम तो ये है कि वो ये कह रहे हैं बार बार कि पीपल्स पार्टी का आदमी वज़ीर आज़म बन जाए या मौलाना फजलुर रहमान बन जाए वज़ीर आज़म, और मुझे तो वज़ारत उज़्मा से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपको दिलचस्पी और किस बात से? आपकी साहबजादी को क्यों झोंक रखा है सियासत में? वो बेचारी जाए अपने घर बार के मामलात देखे। ये क्या खातून का ये काम है क्या? और ऐसी खातून के जिले सैयदा आबदा हुसैन होती तो हम कहते कि भाई उम्र भर सियासत किया, ये मोहतरमा फातिमा जना होती। भाई ये कोई 47-48 साल की उम्र में आप इनको पॉलिटिक्स में ले आए और न कोई पता है, और वो परवेज़ रशीद वगैरह जो कुछ लिख के दे देते हैं, नजम सेठी, इरफान सिद्दीकी वगैरह, कुछ वो तानाजनी सी वो करती हैं और इस रसान से झूठ बोलती हैं, इतनी रवानी से। वो वही पश्तो मुहावरा याद आता है जैसे कोई गाजरें खा रहा कि वो हमने तो जनाब आइन की बालादस्ती की। भाई आपके ज़माने में तो एक खबर नशर नहीं हो सकती थी, आपने तो मीडिया को ब्राइब किया, आप तो ज़्यादा लग के दस्तबाजू थे। भाई आपको वज़ीर बनाया किसने? जनरल जिलानी ने। और आपको वज़ीर आला किसने बनाया? जनरल जिलानी ने। और आपकी वज़ारत उज़्मा की बुनियाद किसने रखी? जनरलों ने। तो आप क्या? और ये बिलावल साहब कहते हैं कि वो मेरे नाना ने ये किया। आपके नाना ने तो सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी, ब्रेन ड्रेन कर दिया, इंडस्ट्री सारी नेशनलाइज कर ली, और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ लियाकत बाग के जलसा यहाँ में 10 आदमी तो एनपी के मार डाले थे और 329-77 में मार दिए थे। सनत तो सारी तबाह कर दी थी, और अपोजिशन के लोग ये जेलों में पड़े हुए थे या उनकी एक खबर नहीं छपती, सिंगल खबर। एयर मार्शल असर खां की सिंगल खबर छपती थी, वो भी अगर कभी कोई गलती से ऐसी बात कह दें जो उनके खिलाफ जाती हो। भाई मैं तो उस जमाने में न्यूज़ रूम में काम करता था, डीजीपीआर ऑफिस से एक फोन आता था, फलां खबर रोक दें और फलां 3 कॉलम छाप दें, और आपके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। वही जैसे मार्शल्ला में होता है, ज़ियाउल हक के मार्शल्ला में भी यही था, और वहाँ तो खैर सेंसर ही लगा दिया गया था। आपने कब कौन सी आज़ादी दी है? कब आइन पे अमल किया है? और आपके पास ये रुपया आया कहाँ से है? यानी 8000 गुना हो गई सलमान की जायदाद, 3000 गुना हो गई उसकी अपना हमजा की, और ये अरबों डॉलर आपका कभी किसी हुक्मरान ने भी कारोबार किया है? यानी कायदे आज़म बिजनेस कर लेते। लियाकत अली खान ने तो जमीन छोड़ दी, कायदे आज़म अपनी जायदाद का कितना बड़ा हिस्सा इंडिया में छोड़ा है, उसका जिक्र नहीं किया। और जो बाकी थी वो कौम को दे दी, सौंप दी कौम को। ठीक, हारून साहब इन्होंने क्या किया? इमरान खान ने तो 1000 गलतियां की हैं और वो गिनवाई जा सकती हैं, वक्त नहीं है। मगर वो तो उसने तो कह दिया कि मेरा बनीवर गाला वाला घर जो है मेरे बाद वो दे दिया जाए हॉस्पिटल को। तो आपने कभी कोई कौम की खिदमत की है? आपने कारोबारी अस्पताल बनाया। वो अपने एक कालम निगार से उन्होंने एक दफ़ा लिखवा दिया कि काजी हुसैन अहमद का मुफ्त ऑपरेशन किया था। वो काजी साहब ने अगले दिन उसकी तरदीद की, फिर नवाज शरीफ को भी करनी पड़ी
कि भाई मैंने तो पैसे दिए थे, मैंने मुफ्त ऑपरेशन नहीं कराया था। कारोबारी अदारे आपने बनाए इक़्तिदार में रहते हुए, भाई आपकी कोई हैसियत ही नहीं थी, आपकी इंडस्ट्री टेक ओवर हो चुकी थी और बकौल आपके वो आपको लोहा मिला था, बर्बाद हुआ, तबाह हुआ तो फिर आपको खरबों रुपए कहाँ से आ गए? आप आज तक अपनी फिर अदलिया पे हमला किया कि अदलिया से फैसला कराया गया। अदलिया भी गलत है, फौज भी गलत है, इमरान खान भी, सारी दुनिया गलत है, सिर्फ आप सही हैं। ठीक है हारून साहब, आज मुझे ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि आइंदा सालों में पकने वाली फसलें नहीं नवाज शरीफ साहब देख सकेंगे, तो आज जो जलसे में वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगे वो क्यों? नहीं, वो देखिए, नारा लगाने को तो कोई आदमी नारा लगा दे हारून रशीद वजीर आजम होगा तो मैं तो काउंसलर भी नहीं बन सकता। वो तो सिचुएशन होती है। देखिए पॉलिटिक्स में सबसे अहम चीज़ सिचुएशन होती है। सिचुएशन हाथ से निकल गई, भगौड़ा वजीर आजम कैसे हो सकता? कोई इमाम खमीनी है जो जलावतन कर दिए गए तो और बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम वापस आऊंगा, वो कहते हैं मैं वापस आऊंगा। नहीं, कब आऊंगा? मतलब उनकी उम्र है 72 बरस, कब आएंगे? जब 95 बरस, ठीक, वो कब होंगे? 72 बरस के बाद आदमी की सेहत इंप्रूव होना शुरू होती है या खराब होना शुरू होती है? तो जो भी हारून साहब वो हैं बीमार, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, बखराफियत। और ये भी जाना चाहती थी, अगर इनको भेज देते, इवन अब भी ये डील करने के लिए तैयार हो जाएंगी अगर इनको जाने की इजाजत दी जाए। ठीक, इसलिए कि इनकी वहां अरबों रुपए की जायदाद है। देखिए जायदाद के मामले में इन पर्सन पेश होना पड़ता है। आपको पता है ये बड़ा कदीम कानून है, ये बरतानवी कानून नहीं है, ये कदीम स्पेन में भी था। एक बादशाह को तलब किया गया था अदालत में, गालिबन अब्दुर्रहमान जो मशहूर हुक्मरान रहे हैं स्पेन के, हस्पानिया के, उनका पोता था, तो उसको काजी ने तलब किया, उसने कहा मैंने लिख के भेज दिया। उसने कहा नहीं, इन पर्सन पेश होना पड़ता है। जायदाद के मामले में उसूल यह है कि आप खुद जाएंगे, गवाही देंगे, अंगूठे का निशान लगाएंगे, और ये हमेशा से चला आता है। तो अब ये तो जायदाद की तकसीम के लिए वहां जाना चाहती थी, भाई इनके भाग गए। ठीक है, अब ये वज़ीर आज़म बनने के शौक में एक महूम उम्मीद पे लगी हुई है। ये ऐसा नशा है, जब आदमी इसका ख्वाब देखता है तो वो दीवाना हो जाता है। कितने मुगल बादशाहों ने, बेटों ने बापों के खिलाफ बगावत की, और बेटों ने, कितने बाप हैं जिन्होंने अपने बेटों को मार डाला, और कितने जिनको भाई। तारीख गवाह। तो इख्तिदार अपने चचा का, आपको तो इतनी शाइस्तगी आपके अंदर नहीं है मोहतरमा कि आप करिए शबाज शरीफ शबाज शरीफ शबाज शरीफ, जैसे कोई बाजारी आदमी बात कर रहा हो। वो कहे मेरे चचा मोहतरम शहबाज शरीफ, वो अपने वालिद को भी नवाज शरीफ ही कहती हैं। वालिद का भी। अच्छा, फिर कहते हो लाहौरियो, ओ लाहौरियो, लाहौर वालों को बरकत हासिल है जनाब शेख हजवेर की वजह से, और सर सैयद अहमद खान ने जिंदा दिलाने लाहौर कहा था। क्यों कहा था भला? इसलिए कि चंदा तो उन्हें वहां से भी मिला, यानी यूपी सीपी में भी उन्हें चंदा मिला, लोगों ने बड़ी मदद की, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा लाहौर के लोगों ने दिया। अलीगढ़ कॉलेज की जब बुनियाद रखी, जो बाद में यूनिवर्सिटी, एक छोटी सी चिट नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्हें भिजवाई गई थी। लाहौर वालों को क्या समझती हैं? एक छोटी सी चिट मरियम साहबा को भिजवाई गई थी कि लाहौर नहीं कहना, जिंदा दिलाने लाहौर कहना है। हारून साहब, आखिरी एक सवाल, फिर मैं रावलपिंडी धमाके की तरफ बढ़ जाऊंगी। मुझे एक आखिरी माजरत के साथ, हारून साहब मुझे ये बताइएगा, आज का जलसा कहा जा रहा था हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा, मगर मुल्क का वजीर आजम तो अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें शेयर कर रहा है कि मैं बड़ा पुरसकून हूं। नींदें तो नहीं उड़ी किसी की। नहीं, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें होंगी ना उनके पास, और इमरान खान में बहुत सी खामियां हैं, और वो हम उजागर करते ही रहते हैं, उसकी शख्सी भी जो कमज़ोर पहलू हैं और जो गलत फैसले उन्होंने किए। लेकिन ये है कि वो रात को हमेशा वक्त पे सो जाता है। मैं चूँकि ज़िंदगी के तवील अरसा हमने इकट्ठे गुजारा है और सफ़र इकट्ठे किए हैं, दूसरे शहरों में गए हैं, रात को वो ठीक वक्त पे सो जाता है और वो आसानी से उसकी नींद नहीं उड़ती। वो सख्त हिसाब का आदमी, इनकी तरह ये तो फरियाद कर रहे थे, नोहे पढ़ रहे थे कि खुदा के वास्ते हम पे रहम करो, अल्लाह के लिए खुदा के नाम पे इक़्तिदार दे दो। खुदा के नाम पे इक़्तिदार नहीं मिलता। इक़्तिदार के लिए या कायद आज़म जैसी मकबूलियत चाहिए होती है, खमीनी जैसी मकबूलियत चाहिए होती है, या शेर शाह सूरी और बाबर जैसी तलवार चाहिए होती है। उनमें से कोई चीज़ इनके पास नहीं है। ठीक है, चलिए हारून साहब आगे बढ़ते हैं, मेरे पास वक्त कम है। रावलपिंडी में जो दस्ती बम हमला हुआ है उसके ऊपर हारून साहब बात करते हैं।
देखिए वो तो जैसे ही पाकिस्तान में बदअमनी होगी, ये आज इंडियन मीडिया ज़्यादा दिखा रहा था इस जलसे को जितना हमारा मीडिया दिखा रहा था, और ट्विटर पे भी इंडियंस जो है उन्होंने भरमार की हुई थी मैसेजेस की, जो कुछ ये कह रहे थे वो इसकी तायद कर रहे थे। इसी से अंदाज़ा लगा लें, वो ये कंट्रोल लाइन हमारी गर्म रहेगी इसलिए कि अंदर वो फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे सिख, वैसे तमाम किसान नाराज़ हैं। 3 लाख किसानों ने वहाँ खुदकुशियाँ की। कश्मीर में सूरत हाल ख़राब है, चीन सर पे बैठा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ गड़बड़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए करते रहेंगे। उसका इत्तेहाद भी कराया है राह ने उनके नाराज़ ग्रुपों का, और वो ये बावजूद इसके कि हमारी इंटेलिजेंस बेहतर हुई है, वक्त के साथ हमने बहुत सीखा है, हम शाम, अफ़गानिस्तान, इराक़, लीबिया बनने से बच गए हैं, लेकिन छोटे मोटे वाक़यात होते रहेंगे और इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया और अपने अहद से बेवफाई की। पुलिस की तंजीमें नौ करनी होगी। सबसे अहम किरदार थाने का होता है। अगर थाने के लोग मोटिवेटेड हों, मुतमईन हों और ठीक तरह से काम करें, उनकी तरबियत अच्छी हो, इससे उन्होंने अगमाज बरता है। अदलिया के मामले में भी अगमाज बरता है। सिविल सर्विस पे भी काबू नहीं पा सके, और सिविल सर्विस क्या मीडिया में भी ऐसे ऐसे वफादार हैं। आपने देखा आज बाज़ चैनल ने तासुर देने की कोशिश की कि 70,000 आदमी हैं। कौन से 70,000 आदमी थे वो? कोई गैर जानबदार इंसाफ पसंद आदमी 15-20 हज़ार से ज़्यादा कबूल नहीं कर सकता इस फिगर को। तो इंडिया इस सिचुएशन, इंडिया का तो देखिए अज़ाइम बिल्कुल वाज़े हैं जी। अजीत दोवल उसका बार बार ऐलान कर चुका है, अमित शाह कर चुका है, मोदी कर चुका है, वो कह चुके हैं कि इस पे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे भी कब्जा करें, कर नहीं सकते, सिर्फ इसका ख्वाब देख सकते हैं, अपनी तबाही का रास्ता खोल रहे हैं। ये वाक़यात होते रहेंगे इसलिए कि मुसाइद भी देखिए, वो CIA के सरबराह ने कह दिया यहाँ सरगर्म है, CIA भी है, अमेरिका और बरतानिया भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान सरगर्म हो। वैसे मौलाना को उस पर अली अमीन गंडापुर से पे मुकदमा तो दायर करें, उसने कहा कि MI6 से इनके ताल्लुकात हैं। वैसे ये तो मालूम है कि सद्दाम हुसैन के पास ये जाते थे और तस्वीरें छपती थी, और कर्नल कज़ाफ़ी के पास तो बेहद जाते थे, उर्दन भी जाते रहे। ये हत्ता कि जब बमबारी हुई थी अफगानिस्तान पे तो ये उर्दन चले गए थे और जमात इस्लामी वाले बड़े परेशान थे। और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के साथ इनकी जो मुलाकात है उसकी खबर सफ़ा अव्वल पर छपी थी। इनको अपनी पोजीशन की वजाहत करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हारून साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा, ये छोटी मोटी कार्रवाइयाँ अगर इस तरह से होती नहीं, आज की जो रावलपिंडी के दस्ती बम के साथ कार्रवाई की गई है, हारून साहब 17 अफराद इस छोटी सी कार्रवाई में जख्मी है, 3 की हालत बड़ी तशवीशनाक है। खुदा न ख्वास्ता मजीद कितना हम नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है इस तरह की सूरत हाल में? देखिए, गुजारे ये है कि इस तरह की चीज़ों को जब तक अमन न हो और सिविल अदारे ताकत पर न हो, इनका खात्मा नहीं किया जा सकता। उसकी ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है सिविल अदारे बनाना, जिसकी कोई बात नहीं करता। इमरान खान साहब ने वादा किया था, किए नहीं है। ठीक है, ना नवाज शरीफ ने किया, ना भुट्टो ने किया। भुट्टो ने सिविल अदारे बर्बाद किए, ज़िया-उल-हक के दौर में भी बर्बाद हुए। 9/11 का एक वाक़या हुआ, फिर उस तरह का बड़ा वाक़या तो नहीं हुआ। अमेरिका में, बरतानिया में एक वाक़या हुआ, स्पेन में एक वाक़या हुआ। तो उसके लिए तो अदारों को ताकतवर बनाना पड़ता है ना। वो तो उसके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा। ये भी सिर्फ इक़्तिदार मांग रहे हैं ना, ये अदारे तो नहीं बनाना चाहते। ठीक है, मकसद तो अपने बड़े इन्होंने वाजे किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे हारून साहब को तमाम देखने वालों की तरफ से इजाज़त। प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो गया है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आज जो PDM की तरफ से मीनार पाकिस्तान में जलसा होना था, अल्लाह का बड़ा शुक्र है बखौर आफियत वो जलसा हो गया। नेक्टा की तरफ से थ्रेट्स भी दिए गए थे कि थ्रेट अलर्ट्स अभी भी मौजूद हैं, कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ तो ख़त्म हो गई, वो काम ख़त्म हो गया। मगर अभी तक कोरोना, जिसके लिए हाथ जोड़ के यार मरियम साहबा भी आवाम से अपील करी थी कि खुदा के लिए अगर जलसे में आना है तो मास्क पहन कर आइए। कोरोना अभी बाकी है। अपने घर वालों की, अपने तमाम लोगों की जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।